अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट का पेपर देकर बैठे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपसे नेट के पेपर में पूछे गए थे, एंड साथ ही साथ इस एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा नाम है अब्दुल मुइज़ एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट LCR सीरीज सर्किट इज। अब देखो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स होते हैं ना, उससे हम लोग कह रहे होते हैं एसी सर्किट्स। ठीक है, अब एसी सर्किट्स में बेसिकली जो है वो हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि हमारे पास जो उसमें पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है दैट इज पावर फैक्टर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इम्पिडेंस होती है ना, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज इम्पिडेंस इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास इम्पिडेंस क्या होती है? देखो हमारे पास एसी सर्किट के अंदर ना हमारे पास रेजिस्टेंस भी होती है, हमारे पास कैपेसिटेंस भी होती है और हमारे पास इंडक्टेंस भी होती है। और ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास करंट को अपोज कर रही होती हैं, और इन तीनों का जो यूनिट है वो हमारे पास चेंज होता है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इम्पिडेंस सॉरी हम लोग इंडक्टेंस और हमारे पास बच गया कैपेसिटेंस। ठीक है, इनका हम लोग यूनिट चेंज करते हैं और एक सिंगल यूनिट में लेकर आते हैं। देन इन तीनों को हम लोग जो है वो बेसिकली सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर लेते हैं और एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। उसी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग कह रहे होते हैं इम्पिडेंस। ठीक है, अब हमारे पास होता है ये कि रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब हमारे पास सिमिलरली ये होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी की चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस पे जाके हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप एट रेजोनेंस पे हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस पे हमारे पास होता है कि हमारे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं और उन बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज में सबसे हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो बेसिकली हमारे पास कहला रही होती है रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस पे जाके हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टिंग कैपेसिटेंस है वो हमारे पास जो है वो इंडक्टेंट रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है, दैट इज एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल के बराबर हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आपको एक्सी नजर आ रहा है वहाँ पे आप एक्सएल पुट कर लो, तो आपके पास ये हो जाएगा दैट इज जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सी माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सी एक्सी जो है वो आपस में शादब आ जाएंगे और बन जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर आपके पास जो होता है वो बराबर होता है जीरो के। ठीक है, अब आप सिंपली आपके पास जो है सिर्फ एक ही टर्म बच गई, वो है दैट इज जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर। ठीक है, अभी जो आपके पास स्क्वायर है ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बन जाएगा सिंपल आर, यानी कि आपके पास जो इंपीडेंस है वो बराबर आ रही है आर के। अब मैंने आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था अभी पावर फैक्टर जो होता है वो आपके पास बराबर होता है दैट इज पावर फैक्टर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है, अब आपके पास जो इम्पीडेंस की वैल्यू आ रही है वो हो रही है आर, तो नीचे आके आपके पास आर, ऊपर भी आपके पास आर है, और एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ रहा होगा वन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द कूलम फोर्स F12 इक्वल्स टू माइनस का F21 व्हाट इज द नेगेटिव साइन शोन हियर। आपके पास जो नेगेटिव साइन है ना वो बेसिकली आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पास जो है यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पूरी फिजिक्स के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो दोनों हमारे पास जो साइन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बस इनका कुछ काम नहीं होता आगे। ठीक है, अब F12 इक्वल्स टू F21 हमें वाली बात बताता है कि हमारे पास ये दोनों के दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों की दोनों फोर्सेस का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ठीक है वो सेम है, लेकिन इन दोनों की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जब भी यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कराया है, तो क्या आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। आपके पास जो है वो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। अब हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं रेजिस्टिविटी। अब हमारे पास रेजिस्टिविटी और हमारे पास कंडक्टिविटी में जो रिलेशन होता है ना वो इन्वर्स का होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू वन अपॉन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को मैं जो हूँ वो के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप जो है वो कंडक्टिविटी को वहां भेज दें और रेजिस्टिविटी को आप नीचे ले आए, तो आपके पास हो जाएगा कंडक्टिविटी इक्वल्स टू वन अपॉन रो। ठीक है, अब आपके पास जो रेजिस्टिविटी होती है इसका यूनिट जो होता है वो आपके पास होता है दैट इज ओम डॉट मीटर। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इस ओम को ऊपर ले जाओ, तो अब आपके पास ये बन जाएगा ओम इनवर्स अपॉन मीटर।
अब हमारे पास जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट हमारे पास होता है ओम इनवर्स अपॉन मीटर, लेकिन ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये ओम इनवर्स है ना, इसको हम लोग साइमेंस के इक्वेट कर लेते हैं और ये आपके पास हो जाएगा साइमेंस पर मीटर। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर शोज एफ एस ग्राफ, व्हाट इज द वर्क डन। आपके पास हमेशा वाली बात याद होनी चाहिए कि हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो हमें वर्क डन बता रहा होता है। ठीक है, दोबारा सुनो, द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो हमें क्या बता रहा होता है, वो बेसिकली हमें जो है वो वर्क डन बता रहा होता है। ठीक है, द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बता रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है वर्क डन। और ये जो हमारे पास वर्क डन होता है ना, ये हमारे पास बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास जो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है, उसका आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपके पास दो एरिया हैं, एक एरिया है आपके पास ये और एक एरिया है आपके पास ये। अच्छा, जब भी इस तरीके से सवाल आएंगे ना, तो जिस तरीके से आप जो है वो एरिया निकाला करते थे अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एरिया निकालते हैं। जिस तरीके से हमारे पास जो होता है एक शेप होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है ए इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये होता है स्क्वायर का एरिया। ठीक है, या फिर स्क्वायर में चारों साइड हमारे पास बराबर होती हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी। ठीक है, ठीक है, या फिर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकालने का हमारे पास जो है ये फॉर्मूला होता है, दैट इज ए इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, अब हमारे पास जो एक और तरह की शेप होती है उससे हम लोग कह रहे होते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का हमारे पास जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास ए इक्वल्स टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। वो आपसे जो सवाल पूछेगा ना, वो इन दो शेप के यूजुअली आप लोगों से सवाल पूछेगा। ठीक है, बाकी वो इतना जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता आप लोगों से और शेप के सवाल पूछने में, क्योंकि अगर वो आपको सर्कल की शेप बना कर दे देगा तो सर्कल का एरिया बेसिकली आपके पास होता है ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल का वर्क डन आपके पास होता है 0। तो यूजुअली जो है वो आपको इन दो शेप के अंदर वो सवालात आप लोगों से पूछता है, या तो स्क्वायर रेक्टेंगल दे देगा या तो ट्राइंगल दे देगा, तीसरी चौथी वो यूजुअली जो है वो शेप इतनी यूज नहीं करता। अब आप क्या करोगे, अब आप जो है पहले इसका एरिया निकालोगे, फिर आप इसका एरिया निकालोगे, देन इन दोनों एरियाज को आप आपस में प्लस कर लोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एरिया 1 निकाल रहा हूँ, फॉर एरिया 1, और एरिया 1 को मैं A1 कह रहा हूँ। और एरिया 1 कैसे आएगा, डेट इज A1। ये शेप आपको कौन सी नज़र आ रही है, ये शेप जो है ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर लाइक शेप है, या फिर ये जो शेप है ये हमारे पास रेक्टेंगल लाइक शेप है। ठीक है, हमारे इसके अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया एक ही तरीके से निकलेगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब इसका एरिया आप निकालेंगे कि ये ऊपर वाली लेंथ है आपके पास, नीचे वाली ब्रेथ है। आप इसको उल्टा भी कह लो, ऊपर वाली को ब्रेथ कह लो, नीचे वाली को लेंथ कह लो, एक सेम आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, अब लेंथ को कैसे निकालेंगे, आपके पास बन गया डेट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ को निकालने के लिए हम लोग करेंगे L2 माइनस L1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1। अब आपके पास जो L1 है, ठीक है, वो भी 0 है, और आपके पास जो B1 है वो भी 0 है, यानी कि ये होगी आपके पास L2 मल्टीप्लाई बाय B2। अब आपके पास जो L2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू है आपके पास ये, आपके पास जो L2 है उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास ये, और आपके पास जो B2 है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 3। तो ये होगी आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30। अब क्या लिखूं, 30 मीटर स्क्वायर नहीं, 30 जूल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है फोर्स, द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इट इज नोन एज वर्क डन। तो ये आ गया आपके पास A1। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है A2, दूसरी साइड का एरिया निकालना है फॉर A2। A2 निकालने के लिए आपने जो है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ ताकि हमें क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए। ठीक है, A2 निकालने के लिए ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास कहलाएगी अब B1, और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास कहलाएगी B2। ठीक है, सिमिलरली जो ये वाली चीज़ है ना, ये हमारे पास कहलाएगी डेट इज L1, और ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाएगी L2, और ये L2 की वैल्यू उसने आपको ये दी हुई माइनस का 10। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा फॉर A2 इक्वल्स टू L2 माइनस L1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस B1।
अब आपके पास जो B2 है वो 6 है और आपके पास जो B1 है वो 3 है। L2 आपके पास -10 है और L1 आपके पास 0 है। तो ये होगी आपके पास -10 मल्टीप्लाई बाय 6 - 3। 6 - 3 आपके पास 3 होता है और 3 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा -30 जूल। अब मैंने कहा था कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए या फिर टोटल एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने एरिया 1 और एरिया 2 को आपस में ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर टोटल एरिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया AT = A1 प्लस A2। अब आपके पास जो A1 है उसकी वैल्यू है आपके पास 30 और आपके पास जो A2 है उसकी वैल्यू है आपके पास -30। प्लस का 30 और -30 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 जूल। यानी कि आपका इस एरिया में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। वर्क डन आपके पास कैसा है, वर्क डन आपके पास हो रहा है 0 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Question number 5. What is the frequency of the spring mass system when it is cut into two equal parts? आपके पास जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है ना, उसका हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√m/k। ये हमारे पास उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास होती है इनवर्स। ठीक है, तो F = 1/T। और ये हो गया आपके पास 1/2π√K/m। यानी कि जो K है, K हमारे पास होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हार्डनेस मतलब कि वो ज़्यादा सख्त होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हार्डनेस का मतलब होता है कि वो रेजिस्टेंस कर रहा होता है लोकलाइज डिफॉर्मेशन की। उसे बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं हार्डनेस। लेकिन खैर वो स्ट्रेस स्ट्रेन का और हमारे पास जो है वो आगे का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अंडर रूट में। तो आपके पास ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K। अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है, वो आपसे सवाल में कह रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्प्रिंग मास सिस्टम की जब हम लोग जो है वो इसको कट कर लेंगे टू इक्वल पार्ट्स में। देखो, जब आप इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट करोगे ना, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हो जाएगी आपके पास दैट इज √2K। यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो √2 टाइम जो है वो इंक्रीज हो रही है इनिशियल फ्रीक्वेंसी के। तो ये होगी आपके पास F2 = √2 मल्टीप्लाई बाय F1। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि जब आप स्प्रिंग कांस्टेंट को कट करोगे, जब आप स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ को छोटा करोगे, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इंक्रीज ही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। इफ A = 4i प्लस का 3j माइनस का 2k एंड B = 8i प्लस का 6j माइनस का 4k, द एंगल बिटवीन A एंड B इज। देखो, ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा। अब अभी आप लोगों का बोर्ड भी आएगा, उसके वाले से मैं वाली चीज़ बता देता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए ना कि आपने एंगल मालूम करने हैं, आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, दो वेक्टर्स के आगे आपको वाली चीज़ मेंशन हो द एंगल बिटवीन A एंड B, यानी कि आप A और B का एंगल निकाल के बताइए। ठीक है, पहला। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ नजर आ जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो है लिखा हुआ नजर आ जाए पहला, या फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस तरह का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ जाए, दोनों सिनेरियो के अंदर हम लोग जो है वो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। और डॉट प्रोडक्ट आपके पास होता है A.B इक्वल्स टू AB कॉस ऑफ थीटा। अब आपको जो है यहाँ से एंगल चाहिए बिटवीन द A वेक्टर एंड द B वेक्टर, तो आप जो है वो A और B को नीचे लिए हैं, तो आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू A.B ओवर AB। अब आपने ये लेना है, आपने जो है पहले उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड से उनको डिवाइड कराना है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डेट इज I.I इक्वल्स टू J.J इक्वल्स टू K.K। इन सब का हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो हमेशा आ रहा होगा 1। ठीक है, हमेशा। और A.B जो है ना, अगर मैं इसका A.B लूँ तो आपके पास हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k, और B जो है वो आपके पास है 8i प्लस 6j एंड देन माइनस का 4k। ओके ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो A का नीचे मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो A का मैग्नीट्यूड आपके पास हो जाएगा 4² प्लस का 3² प्लस का 2² मल्टीप्लाई बाय √8² प्लस 6² प्लस 4²। ठीक है,
अब ये होगी आपके पास। अब देखो हमेशा ना ये मैथ्स नहीं है कि आप जो है वो आई को 4i से ही मल्टीप्लाई करोगे, जे से ही मल्टीप्लाई करोगे एंड देन के से ही मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला आपके पास जे से मल्टीप्लाई होगा और के वाला आपके पास हमेशा के से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, ठीक है। तो देखो आई वाला आई से मल्टीप्लाई हुआ, जब आई वाला हमारे पास आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई वन होता है, ठीक है। और 8 फोर सा क्या होगा, 8 वन से 8 16 25 32, यानी कि 8 फोर से आपके पास बराबर होगा 32 के, ठीक है। और जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 जे डॉट जे वन, 6 3 सा 18, ये हो गया आपके पास 18। माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस के डॉट के वन, 4 2 सा 8, ठीक है। अब आ जाओ नीचे डिनोमिनेटर में, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर जो है वो बेसिकली हमारे पास चल रहा होता है, दैट इज़ 4, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 16 प्लस 9 और प्लस 4 क्या के बराबर होता है अंडर रूट 29 के, यहाँ पे ये हो गया। अब आओ अगले पे, ओके 8 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 64 के और 6 का जो स्क्वायर है वो आपके पास बराबर होता है 36 के, ठीक है। और 4 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है दैट इज 16 के। तो इन सबको सम अप करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर होगा 116 के बराबर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब देखें हम क्या है, अब आप जो हैं वो 32 प्लस 18, 32 प्लस 18, 32 प्लस 18 के बाद होगा 40, 40 प्लस 5, 40 प्लस 10 आके बराबर होगा 50 के, 50 प्लस 8 यानी कि 58, ऊपर आके बाद बन गया 58 और नीचे आपके पास आ गया अंडर रूट 29 और इधर आपके पास बन जाएगा 1/√116। तो जब आप इस 116 का जब आप जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है वो बाहर कॉमन में आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा आपके पास 58/√29 मल्टीप्लाई बाय 2/√29, क्योंकि जब आप जो है वो 29 को हमारे पास जो है वो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 116 आएगा, ठीक है। एंड देन वो 2 का रूट निकल के हमारे बाहर आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 58/√29, क्योंकि जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको जगह लिख लेते हैं, दैट इज़ 29 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो फैक्टर बनेगा और ये हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा और ये होगी आपके पास 58/29 मल्टीप्लाई बाय 2। 29 टू से आपके पास बराबर होता है 58 के और 58/58 आके बराबर होगा 1 के, तो यानी कि सबका आंसर आपके पास आ रहा होगा 1 के, यानी कि कॉस थीटा की आपके पास जो वैल्यू है वो 1 आ रही होगी। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि कॉस को पहले वहाँ पे सेंड करते हैं एंड देन मालूम करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। देखो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है कि हमारे पास जो कॉस थीटा का आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 1। अब आपने वाली बात सोचनी है कि कॉस थीटा अपनी वैल्यू 1 कब देता है। तो कॉस थीटा हमारे पास जो है वो अपनी वैल्यू 1 जब देगा जब हमारे पास जो थीटा है यानी कि जब हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री पे होगा। जब हमारे पास जो एंगल है जब वो 0 डिग्री पे होगा तो हमारे पास जो कॉस है वो अपनी 1 वैल्यू दे रहा होगा, तो यानी कि इसका आंसर मुझे 0 डिग्री मिल रहा होगा। जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन एन आइडियल इंडक्टर, देखो हमारे पास आइडियल इंडक्टर हमारे पास एक ऐसा इंडक्टर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है ना वो 0 होती है। आइडियल इंडक्टर हमारे पास एक ऐसा इंडक्टर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है। इसका मतलब ये कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास होती है 100%। और हमारे पास जो इंडक्टर होता है ना उसका काम हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, उससे बेसिकली हम लोग इंडक्टर कह रहे होते हैं, ठीक है। उसका फंक्शन हमारे पास ये होता है और इंडक्टर का हमारे पास जो यूनिट होता है ना इंडक्टर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर का हमारे पास यूनिट चल रहा होता है ना वो चल रहा होता है हेनरी। ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो यानी कि अब आपके पास जो आइडियल इंडक्टर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास होती है 0। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज द वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसमें हमारे पास जो है उनका मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो, उन्हें हम लोग कह रहे होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इन तीनों में से। अब हमारे पास जो है एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसके अंदर मुझे याद आ रही है कि आपके पास
जिन डायमेंशंस का मतलब कि प्रेशर आपके पास डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशन हो गया, आपके पास प्रेशर डायमेंशन है, आपके पास पावर डायमेंशन है, आपके पास करंट डायमेंशन है, ठीक है। अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज का आपके पास यूनिट सेम होता है तो उनकी जो आपके पास डायमेंशन है वो भी सेम आ रही होती है। जिन फिजिकल क्वांटिटीज का आपके पास जो है यूनिट सेम होता है उनकी जो आपके पास डायमेंशन है वो भी सेम आ रही होती है। जिस तरीके से प्रेशर और स्ट्रेस की हमारे पास जो डायमेंशन है वो सेम आ रही होती है। सिमिलरली हमारे पास वर्क और टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों के डायमेंशन हमारे पास सेम है। Question number 9. A stone is dropped from a height h. Simultaneously, other stone is thrown up from the ground, which release a height 4h. The two stones cross each over time is, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि भाई हमें टाइम निकाल के बताइए कि जिस टाइम पे हमारे पास ये दोनों के दोनों जो स्टोन्स हैं ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लें, तो वो टाइम निकाल के बताइए। अब ये सवाल आपके पास जो आया है ना वो आया है रिलेटिव वेलोसिटी से। अब सर ये आपको कैसे पता चला कि ये जो सवाल है वो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है? ये इस तरीके से मुझे पता चला कि हमारे पास ये सवाल रिलेटिव वेलोसिटी से आ रहा है क्योंकि आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है। इस तरीके से मुझे पता चला अगर आपके पास जो स्टोन है अगर वो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम हाइट एच, यानी कि स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, एक स्टोन आपके पास ऊपर से नीचे आ रहा है साइमल्टेनियसली, उसी दौरान दूसरा स्टोन आपके पास नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि आपके पास जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट है, जिसकी जिसकी वजह से वो आपस में दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं। इसके जरिए से मुझे पता चला है कि हमारे पास जो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में हमारे पास जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज v1 माइनस वी टू, ठीक है। अब आपके पास v1 पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, v2 दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब आपके पास देखो एक चीज आपको यहाँ पे मेंशन है दैट इज ड्रॉप। जब भी क्वेश्चन में आपको काइनेमैटिक्स के अंदर, मोशन एंड ग्रेविटी के क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको जो है क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बार नजर आ जाए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब हमारे पास ये होता है कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है जीरो, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास जो v2 है ये हमारे पास हो गया जीरो, ठीक है। और हमारे पास वो सिर्फ ये बच गया रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू v1। अब यानी कि आपने जो है वो v1 वेलोसिटी मालूम करनी है। अब v1 वेलोसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके। वो होता है आपके पास 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। अब आज कभी भी अगर कोई भी आपके पास जो स्टोन है अगर आप उसको नीचे से ऊपर थ्रो करोगे तो एक वक्त आएगा कि वो जो स्टोन है वो हमारे पास जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है एक टाइम आएगा कि वो जीरो हो जाएगी। तो मैं v1 को जो है वो जीरो का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आप vf को भी दे सकते हो लेकिन फिर आपने यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से। तो हम जो है वो आसान लेकर चलते हैं कि भाई हम v1 को जीरो लेकर चल रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। अब आपके पास जो दूसरी वेलोसिटी है, ठीक है, जो नहीं कि दूसरा ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितना हाइट ऊपर कवर कर रही है, वो आपके पास जो है वो 4h हाइट ऊपर कवर कर रही है। और ये आपके पास हो गया 2g मल्टीप्लाई बाय 4h, और 4 टू से आपके पास बराबर होता है 8 के। तो यानी कि आपके पास ये हो गया 8gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ले लो रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया आपके पास वी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 8gh। ओके, ये आपके पास सिनेरियो हो गया, ठीक है, वीएफ का। अब आपके पास जो है निकालना क्या था, आपको टाइम निकालना था। सबसे आसान इक्वेशन वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो टाइम को वहां फेंक दें, वेलोसिटी को नीचे लिया और आपके पास हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब आपके पास जो दोनों बॉल जो मीटअप कर रही है ना वो किस डिस्प्लेसमेंट से कर रही है, वो एच के डिस्प्लेसमेंट से कर रहे हैं। सर ये आपको कैसे पता चल रहा है? इतनी गहरी गहरी बातें हमें तो नहीं पता चल रहा। देखो ये लिखा हुआ simultaneously other stones thrown up from the ground which release a height 4h, the two stone cross each other over time is, यानी कि भाई एक स्टोन को जब मैं h हाइट से ड्रॉप करूंगा, ठीक है, तो और दूसरा स्टोन 4h हाइट जो है उसके मुकाबले में कवर कर रहा है, तो यानी कि इन दोनों में जो कॉमन हाइट आ रही है वो तो h की आ रही है ना, ठीक है। जब भी मुझे यहाँ से पता चला, और ये आपके पास हो गया डेट इज, जो आपके पास दोनों में जो कॉमन हाइट है वो है h, और फिर आपके पास आ गया अंडर रूट 8g।
विच इज़ द राइट आंसर। लेकिन एग्जामिनर चलाकी की हुई, एग्जामिनर ने वो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए, तो आप क्या करना है, अब आपने रूट जो है, अब आपके पास जो एच है इसके ऊपर रूट कैसे हटा होगा, इस एच के ऊपर आपके पास जो लाजमी है रूट हटा होगा जब इसके ऊपर स्क्वायर आया होगा, तो ये आपके पास हो गया। बेसिकली दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, और ये मैथ्स है जो कि हम लोग आप लोग जो है वो करते हैं। और ये हो गया आपके पास दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 8g एच। ये सारी की सारी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपके पास एच की पावर 2 से एच की पावर 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास अंडर रूट एच अपॉन 8g सेकेंड, यानी कि ये वो बेसिकली टाइम होगा जिसके ऊपर ये दोनों आपस में जो है वो मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेंस लॉ गिव्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बेसिकली हमारे पास जो लेंस लॉ होता है वो हमारे पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो लेंस लॉ है वो हमारे पास एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो दिस इज ऑल अबाउट जो कि वो क्वेश्चन जो कि आपसे नस्के पेपर में पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जज़ाकल्लाह।